धरती हमारा घर एक अनोखा ग्रह है। यहाँ जिंदगी है, रंग है और अनंत रहस्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे हुआ? कैसे बना हमारा यह प्यारा प्लैनेट? आइए इस सफर पे निकालते हैं, जहां हम समय के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि कैसे एक आग के गोले से निकालकर धरती जिंदगी की झील बन गई। यह कहानी है आपकी, मेरी और आईएसएस ग्रह पे मौजूद हर जिंदा चीज की। यह कहानी है उन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की जिनसे होकर हमारी धरती गुजरी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे बिलियन साल पहले एक अनंत अंदाज में स्प्रेडे हुए गैस और धूल के बदल से एक प्लैनेट का जन्म हुआ। आज हम साइंस की मदद से इस अनोखे सफर को समझ सकते हैं। टेलीस्कोप से लेकर माइक्रोस्कोप्स तक हम समय के पार्टे उठाकर देख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कैसे बिलियन साल पहले सूर्य के गिर्द घूमते हुए धूल के कण मिलते गए और एक दूसरे से टकराते गए। ये टक्कर ही थी जो आगे चलकर ग्रेविटी की वजह से एक बड़े से गोले में तब्दील हो गई और इसी तरह आग और लावा से भरी हमारी धरती का जन्म हुआ। यह थी शुरुआत एक अनोखी कहानी की, जिसके एक छोटे से हिस्से में आज हम रहते हैं। शुरुआत में हमारी धरती आग का एक गोला थी। इस गोल पर लावा बहता था और आसमान धुआं और राख से भरा हुआ था। कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ आग, गर्मी और लगभग हर जगह पिघला हुआ पत्थर। धीरे धीरे समय के साथ ये आग का गोला ठंडा होने लगा। ग्रेविटी ने अपना काम जारी रखा और धूल और रॉकों को अपनी तरफ खींचता रहा। यह धूल और पत्थर आपस में जुड़ते गए और धरती का आकार बड़ा होता गया। जैसे जैसे धरती ठंडा होती गई, वैसे वैसे उसकी ऊपरी सतह ठोस होने लगी। यह ठोस सतह, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, आज भी टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में हिलती रहती है। यह मूवमेंट ही है जो ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स और पहाड़ों के निर्माण का कारण बनती है। आग के उस गोल से जिंदगी कैसे पॉसिबल हुई? इसके लिए हमें पानी और हवा का शुक्रिया अदा करना होगा। धरती ठंडा होने के साथ साथ उसके अंदर से गैसेस निकलने लगी। ये गैसेस आसमान में फैल गईं और धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण हुआ। यह शुरुआती वायुमंडल आज के वायुमंडल से काफी अलग था। इसमें ऑक्सीजन नहीं था, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस भरी हुई थी। लेकिन यही वायुमंडल आगे चलकर जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इमेजिन करो 4 अरब साल पहले की पृथ्वी, एक न्यूबॉर्न प्लैनेट, विशाल और गर्म, चारों तरफ फैले महासागरों से घिरा हुआ। उस समय सूर्य की किरणें आज की तुलना में कमजोर थी, लेकिन पृथ्वी का अंदर का हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म था। ज्वालामुखी एक्सप्लोजन्स आम थे, जो पृथ्वी की सतह को लगातार बढ़ा रहे थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ जहरीली गैसेस और भाप थी। यह एक क्योटिक और ऑपोजिट सिनेरियो था, जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, जैसा हम आज जानते हैं। फिर भी इस स्टार्टिंग पृथ्वी में जीवन की सीड्स बोए जा रहे थे। आउटर स्पेस से उल्कापिंडों की एक कंटिन्यूअस बौछार ने पृथ्वी पर बमबारी की। ये उल्कापिंड सिर्फ पत्थर नहीं थे, यह तो स्पेशल थे जीवन के लिए जरूरी चीजों से भरे हुए। पानी, जिसको हम बोलते हैं जीवन का अमृत, यह भी इन्हीं उल्कापिंडों ने बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर लाया था। साथ में वो खनिज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लाए, जो आगे चल के जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। ये इंपॉर्टेंट चीजें महासागरों में घुलकर एक रिच केमिकल सूप बना रहे थे, और यह सूप पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना रहा था। महासागरों की गहराई में एक और राज छुपा हुआ था। यहां पृथ्वी के अंदर के हिस्से से गर्म पानी और केमिकल्स से भरे हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र की फ्लोर से ऊपर उठ रहे थे। ये वेंट्स एनर्जी और खनिजों का एक कंटिन्यूअस सोर्स थे, जो बेसिकली जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। वो उस समय के जीवन के फर्स्ट होम बन गए, जहां सिचुएशन सबसे टफ और मुश्किल थी। इन डीप सी वेंट्स के आसपास जीवन की पहली चमक शुरू हुई। सिंपल सिंगल सेल्ड क्रीचर्स, जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ईएसएस दुनिया में आए। ये स्टार्टिंग क्रीचर्स सूर्य के लाइट पर डिपेंड नहीं करते थे। इसके बजाय वो केमिकल प्रोसेसेस से एनर्जी लेते थे, जिसको हम कहते हैं केमोसिंथेसिस। वो पृथ्वी के सबसे टफ एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट थे, जो ह्यूमन जीवन की कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है।
लाखों सालों में ये सिंगल सेल्ड क्रीचर्स इवॉल्व हुए, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना सीखा, मतलब सूर्य के लाइट को एनर्जी में बदलना। आईएसएस प्रोसेस ने ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। टाइम के साथ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए, जिससे पौधे, जानवर और फाइनली ह्यूमंस का क्रिएशन हुआ। पृथ्वी पर जीवन की यह जर्नी सच में बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। यह एक ऐसी स्टोरी है जो अरब साल पहले शुरू हुई थी, जिसको शेप दिया है कॉस्मिक इवेंट्स ने, केमिकल रिएक्शंस ने और एवोल्यूशन के कमाल ने। यह मिस्ट्री और एक्साइटमेंट की स्टोरी है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन अपनी सारी डिवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ कितना अमेजिंग और प्रीशियस है। सेक्शन 1, प्राणों का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण और आदि पृथ्वी, फोटोसिंथेसिस एंड अर्ली अर्थ। हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरपूर है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे समुद्रों तक जीवन अनगिनत रूपों में फलता फूलता है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह था। वायुमंडल अनजाना था और महाद्वीपों ने अभी अपने वर्तमान आकार नहीं लिए थे। इस प्रारंभिक दुनिया में जीवन अपने सरलतम रूप में उभरा। ये प्रारंभिक जीवन रूप सूक्ष्म जीवाणु थे, लेकिन उनके पास एक असाधारण क्षमता थी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यह प्रक्रिया ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग हमारे ग्रह के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो एक युवा सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ है। इसकी सतह उछालों समुद्रों से युक्त है। इन प्राचीन जल में जीवन के अग्रदूत रहते थे, प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया। ये छोटे जीव प्रकाश संश्लेषण की उल्लेखनीय प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को पकड़ने और इसे ऊर्जा में बदलने में सक्षम थे। यह प्रक्रिया चाहे कितनी भी सरल क्यों न लगे, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए गहरे निहितार्थ थे। इसने एक धीमे फिर भी अथक परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने पृथ्वी को उस जीवन रक्षक दुनिया में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं। ये प्रारंभिक बैक्टीरिया आकार में सूक्ष्म होने के बावजूद हमारे ग्रह को आकार देने में एक विशाल भूमिका निभाई। वे ऑक्सीजन के प्राथमिक उत्पादक थे, वही हवा जो हम सांस लेते हैं। युगों से उनके अथक प्रयासों ने धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया, जिससे हम सहित अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वी पर जीवन की कहानी प्रकाश संश्लेषण की कहानी के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो हमारे ग्रह पर इन छोटे जीवों के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। सेक्शन 2, सूर्य के प्रकाश से चीनी ऑक्सीजन का नुस्खा, सनलाइट टू शुगर द रेसिपी फॉर ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण एक उल्लेखनीय प्रक्रिया है। यह एक नुस्खा की तरह है जो चीनी बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, जीवन के लिए ईंधन। इस प्रतिक्रिया का उप-उत्पाद ऑक्सीजन है, एक गैस जिसका हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह आकर्षक है कि कैसे इतनी सरल प्रतीत होने वाली चीज के इतने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए ये सूक्ष्म बैक्टीरिया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में बदलने में सक्षम थे। यह चीनी ग्लूकोज सटीक होने के लिए एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर अधिकांश जीवन की नींव है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को ईंधन प्रदान करने वाली ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन जो चीज प्रकाश संश्लेषण को वास्तव में क्रांतिकारी बनाती है, वह है इसके द्वारा बनाया गया उप-उत्पाद ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के उप-उत्पाद के रूप में जारी ऑक्सीजन धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में जमा होने लगी। इसने हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। वातावरण, जो कभी मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों का प्रभुत्व था, बदलना शुरू हो गया। वातावरण में ऑक्सीजन के बढ़ने से जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ऐसे जीवों का विकास हुआ जो इस नए और प्रचुर ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते थे। सेक्शन 3, एक क्रमिक परिवर्तन, ऑक्सीजन का उदय और पृथ्वी का विकास, ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्सीजन्स राइज एंड अर्थ्स एवोल्यूशन। पृथ्वी के वायुमंडल का परिवर्तन अचानक होने वाली घटना नहीं थी। यह एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया थी जो अरबों वर्षों में सामने आई।
भूवैज्ञानिक समय की विशालता की कल्पना करो। धीमी अथक शक्तियां जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन का संचय एक समान रूप से क्रमिक प्रक्रिया थी जो जीवन की दृढ़ता और हमारी दुनिया पर इसके प्रभाव का प्रमाण है। लाखों वर्षों तक इन शुरुआती जीवाणुओं द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन महासागरों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। इसने पानी में घुले लोहे के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे आयरन ऑक्साइड या जंग का निर्माण हुआ जो समुद्र तल पर बस गया। लाखों वर्षों में निर्मित जंग की ये परतें आज हमें मिलने वाली धारीदार लोहे की संरचनाएं बनाती हैं, जो पृथ्वी के इतिहास में ऑक्सीकरण के प्रारंभिक चरणों का प्रमाण है। महासागरों के संतृप्त होने के बाद ही ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। इसने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। वातावरण में ऑक्सीजन का उदय जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण एरोबिक श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन का विकास हुआ, जो ऊर्जा के उपयोग का एक अधिक कुशल तरीका है। सेक्शन 4, जीवन की पहेली, ऑक्सीजन की उपस्थिति, जटिलता का अभाव, द पजल ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन प्रेजेंस, कॉम्प्लेक्सिटीज एब्सेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऑक्सीजन जटिल जीवन के लिए इतना आवश्यक है, तो ऐसे जीवन को विकसित होने में इतना समय क्यों लगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को सालों से परेशान किया है। आप देखिए, पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद जटिल जीवन 1.5 अरब वर्षों तक प्रकट नहीं हुआ। यह अवधि, जिसे बोरिंग बिलियन के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के इतिहास में सापेक्ष ठहराव का समय था, जिसमें बहुत कम स्पष्ट विकासवादी प्रगति हुई थी। इस देरी के कारणों पर अभी भी बहस हो रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि महासागरों में पोषक तत्वों का निम्न स्तर अधिक जटिल जीवों के विकास को सीमित कर सकता है। दूसरों का सुझाव है कि इस समय के दौरान पृथ्वी का वातावरण अस्थिर रहा होगा। ऑक्सीजन के स्तर में उतार चढ़ाव और अन्य कारकों ने जटिल जीवन के विकास में बाधा डाली होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बावजूद ऐसा लगता है कि अन्य कारक खेल रहे थे, जो जटिल जीवन के उद्भव को रोक रहे थे। यह बोरिंग बिलियन एक आकर्षक पहेली बनी हुई है। पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसी अवधि जहां परिस्थितियां विकास के लिए अनुकूल लग रही थी, फिर भी जटिल जीवन को इमर्ज होने में समय लगा। स्पष्ट निष्क्रियता की यह अवधि पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास के लिए आवश्यक कारकों के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 5, महाद्वीपों को स्थानांतरित करना। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी को फिर से आकार देती हैं। शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स रीशेप अर्थ। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा और जीवन में विविधता आने लगी, पृथ्वी की सतह भी नाटकीय रूप से बदल रही थी। पृथ्वी की बाहरी परत विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, जो निरंतर गति में है, यद्यपि एक्सट्रीमली धीमी गति से। पृथ्वी के मेंटल पर तैरती ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं और एक दूसरे के खिलाफ पीसती हैं, जिससे पहाड़ों, ज्वालामुखियों और भूकंपों का निर्माण होता है। इन विशाल प्लेटों की कल्पना करो, प्रत्येक महाद्वीपों से बड़ा धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर बह रहा है। जब वे टकराते हैं तो भारी दबाव हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं को ऊपर उठा सकता है। जब वे अलग हो जाते हैं तो वे पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पैदा करते हैं, जिससे नए महासागरीय घाटियां बनती हैं। इन टेक्टोनिक आंदोलनों ने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को फिर से आकार दिया है। इन टेक्टोनिक आंदोलनों ने पर्यावरण को आकार देने और विकास के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाद्वीपों के निर्माण और भूभागों की बदलती स्थिति ने समुद्री धाराओं, जलवायु प्रतिरूपों और स्वयं जीवन के वितरण को प्रभावित किया। पृथ्वी की सतह की गतिशीलता जीवन के विकास में एक सतत शक्ति रही है। सेक्शन 6, जीवन की विरासत। प्राचीन जीवाणुओं से एक समृद्ध ग्रह तक, ए लेगेसी ऑफ लाइफ फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया टू अ थ्राइविंग प्लैनेट। अरबों वर्षों से गुजरे समय को देखते हुए यह महसूस करना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हमारा ग्रह कितना बदल गया है। एक विचित्र वातावरण वाली दुनिया से लेकर उस जीवंत, जीवन रक्षक ग्रह तक, जिसे हम घर कहते हैं, पृथ्वी की यात्रा उल्लेखनीय घटनाओं की एक श्रृंखला द्वारा आकार दी गई है। और यह सब छोटे जीवों से शुरू हुआ जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते थे। इन प्राचीन जीवाणुओं की विरासत हमारे चारों ओर है। हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं,
जो भोजन हम खाते हैं और जीवन का वह जटिल जाल जो हमें जीवित रखता है, ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रांतिकारी प्रक्रिया से उपजे हैं। इन प्रारंभिक घटनाओं ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को गति दी, जिससे जीवन का विविधीकरण, महाद्वीपों का निर्माण और हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बना रहा। पृथ्वी की कहानी परिवर्तन, अनुकूलन और जीवन की स्थायी शक्ति की कहानी है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के इतिहास के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें उस नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा मिलती है जो हमें बनाए रखता है और इसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर जीवन की यात्रा उन प्राचीन जीवाणुओं से लेकर आज हम जो जटिल पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं, प्रकृति की स्थायी शक्ति और सभी जीवित चीजों की अंतः संबंधितता का प्रमाण है। जरा सोचो, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग एक दुनिया। आज से लगभग 750 मिलियन साल पहले हमारा ग्रह एकदम अलग जगह था। जैसे हम जानते हैं, महाद्वीप एक विशाल भूभाग में आपस में जुड़े हुए थे। रोडिनिया नाम का ये महाद्वीप पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। ये कोई स्थिर दुनिया नहीं थी। पृथ्वी के भीतर गहराई में बल बन रहे थे, इस प्राचीन भूमि की नींव को खींच और धकेल रहे थे। पृथ्वी की पपड़ी, जो देखने में ठोस कवच लगती है, वास्तव में टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है। पिघली हुई चट्टान के समुद्र पर तैरती ये प्लेट्स लगातार, हालांकि धीमी गति में है। लाखों वर्षों में ये हलचलें ग्रह की सतह को फिर से आकार देती हैं। पहाड़ उगते हैं, महासागर बनते हैं और महाद्वीप अलग हो जाते हैं। ये एक धीमा, लगभग अगोचर नृत्य है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे हैं और इसलिए लगभग 750 मिलियन साल पहले रोडिनिया का टूटना शुरू हो गया। ये कोई कोमल अलगाव नहीं था। जैसे ही महाद्वीप टूटा, विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों ने ग्रह को चीर डाला। ये आपके रोज के ज्वालामुखी विस्फोट नहीं थे। हम बात कर रहे हैं अकल्पनीय मात्रा में पिघली हुई चट्टान के बारे में, जो पृथ्वी के कोर से निकल रही है, विशाल क्षेत्रों को लावा और राख से ढंक रही है। रोडिनिया के टूटने के साथ हुए ज्वालामुखी विस्फोटों का पृथ्वी की जलवायु पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ज्वालामुखियों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस, वायुमंडल में छोड़ी। इस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकलने वाली गर्मी को रोक लिया, जिससे वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो एक तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव से त्रस्त है, जहां कभी समशीतोष्ण क्षेत्र झुलसा देने वाले रेगिस्तान बन गए। लेकिन इतना ही नहीं, ज्वालामुखी विस्फोटों ने सल्फर डाइऑक्साइड, एक और गैस, को भी वायुमंडल में छोड़ा। सल्फर डाइऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यह एसिड फिर एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरता है, जलमार्गों को जहरीला बनाता है और समुद्री जीवन को नष्ट कर देता है। महासागर, जो कभी जीवन से भरपूर थे, तेजी से अम्लीय, प्रतिकूल वातावरण बन गए। ज्वालामुखी विस्फोटों, एसिड रेन और एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव के संयुक्त प्रभावों ने पृथ्वी को स्नोबॉल अर्थ के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक ठंड की अवधि में धकेल दिया। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, बर्फ की चादरें, ग्लेशियर और बर्फ ने ग्रह के विशाल इलाकों को ढंक लिया। कभी जीवंत पारिस्थितिक तंत्र बर्फ और बर्फ के भार के नीचे गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ही विलुप्त होने के कगार पर है। स्नोबॉल अर्थ की अवधि हालांकि विनाशकारी थी, पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं थी। जिंदगी ने, जैसा कि हमेशा करती है, जीवित रहने का एक रास्ता खोज लिया। अलग थलग जगहों पर, अक्सर ज्वालामुखीय छिद्रों के आसपास या गहरे समुद्र की खाइयों में जीवन बचा रहा। ये लचीला जीव जो चरम परिस्थितियों के अनुकूल हो गए, जीवन की रिकवरी के बीज बन गए। जैसे जैसे लाखों वर्षों में ज्वालामुखी गतिविधि कम हुई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे कम होता गया। इससे बदले में ग्रह को ठंडा होने दिया और बर्फ कम होने लगी। कठोर परिस्थितियों से सख्त हो चुके जीवित जीवन रूपों ने पनपने और विविधता लाने के अवसर को जब्त कर लिया। नए, अधिक जटिल जीवन रूपों के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। रोडिनिया के टूटने और उसके बाद के स्नोबॉल अर्थ की कहानी हमारे ग्रह पर जीवन के अविश्वसनीय लचीलेपन का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि विनाशकारी घटनाओं का सामना करने पर भी जीवन अनुकूलन, विकास और अंततः फलने फूलने का एक रास्ता खोज लेता है। पृथ्वी का इतिहास नाटकीय परिवर्तन और नवीनीकरण की अवधियों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। इन प्राचीन घटनाओं को समझना जीवन और हमारे लगातार बदलते ग्रह के बीच चल रहे नृत्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
प्राकृतिक आग का तमाशा, वोल्केनोज का प्रकोप। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले हमारे पृथ्वी का चेहरा आज से काफी अलग था। एक ही भारी भरकम स्थलमास, जिसे हम पंगैया कहते हैं, समुद्र से घिरा हुआ था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ज्वालामुखियों का राज था। बार बार लाल लावा के भयंकर प्रपट होते थे जो जमीन को चिरते हुए बाहर निकलते थे। यह कोई आम ज्वालामुखी नहीं थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने धरती के इतिहास को बदल कर रख दिया। इन ज्वालामुखियों के लावा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जंगल जलकर राख हो गए और आसमान धुएं से भर गया। लेकिन इन आग के तमाशे ने एक ऐसे घटना की शुरुआत की जिसे दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इन ज्वालामुखियों ने अपने साथ ऐसी गसें और राख उगलनी शुरू की जिसे धरती का वातावरण बदलने लगा। यह बदलाव धीरे धीरे हुए, लेकिन ये बहुत बड़े और अनोखे थे। ये ज्वालामुखी उतने ही विनाशक थे जितने कि वो रचनात्मक थे। उन्होंने न सिर्फ धरती को तबाह किया बल्कि उसे नई शक्ल भी दी। लवा के ठोस होने से नई जमीन और पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र में ज्वालामुखियों की एक्टिविटी से नए आइसलैंड्स पैदा हुए। यह एक ऐसा समय था जब धरती खुद को फिर से बना रही थी, एक ऐसी दुनिया को जन्म दे रही थी जो पहले कभी नहीं थी। महाद्वीपों का निर्माण, सुपर कॉन्टिनेंट्स का उदय। ज्वालामुखियों के प्रकोप ने धरती के अंदर छिपी हुई ताकतों को जगाया। धरती की ये प्लेट्स जिसके ऊपर हम रहते हैं हिलने लगी। यह कोई आम हरकत नहीं थी। ये प्लेट्स इतनी धीरे धीरे हिलती थी कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन लाखों सालों में यह हरकत दुनिया को बदल देने के लिए काफी थी। पांगेया, ये अकेला सुपर कॉन्टिनेंट, टूटने लगा। धीरे धीरे ये बड़े बड़े टुकड़ों में बट गया। जो आज हम जिसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं उनकी शुरुआत थी। ये नई जमीन के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, जैसे समुद्र में तैरते हुए। यह एक ऐसा मंजर रहा होगा जिसे देखना किसी सपने से कम नहीं होगा। महाद्वीपों के अलग होने से पृथ्वी पर जीवन के लिए नए रास्ते खुले। पहले जहां सिर्फ एक ही विशाल भूभाग था, वहां अब अलग अलग महाद्वीपों पर अलग अलग तरह के वातावरण पनपने लगे। कहीं घने जंगल थे तो कहीं बंजर रेगिस्तान। यह विविधता जीवन के विकास के लिए एक वरदान साबित हुई। बदलते पर्यावरण, बदलते जीवन। कॉन्टिनेंट्स के अलग होने से पृथ्वी के जलवायु और मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव आए। नए समुद्री रास्ते खुले, जिससे समुद्री धाराओं में बदलाव आया। पहले जहां एक ही तरह की जलवायु थी, वहां अब अलग अलग मौसम देखने को मिले। कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं सूखा। इन बदलते परिवेश के अनुकूल होने के लिए जीवों को भी खुद को बदलना पड़ा। जो जीव खुद को इन बदलावों के हिसाब से ढल नहीं पाए, वे विलुप्त हो गए। लेकिन जो जीव खुद को बदलने में कामयाब रहे, उनके लिए यह एक नए युग की शुरुआत थी। यह जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जीवन के इस खेल में डिनोसॉर्स एक नई ताकत बनकर उभरे। उनके शरीर, उनकी क्षमता ये और उनका स्वभाव उन्हें इस बदलते परिवेश में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से तैयार करता था। उनके मजबूत पैर, शक्तिशाली जबड़े और विशाल आकार ने उन्हें शिकार करने और खुद को बचाने में मदद की। डायनासोर्स का राज, एक नए युग की शुरुआत। डायनासोर्स का उदय पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये विशालकाय जीव, जो कभी छोटे और कमजोर हुआ करते थे, अब इस ग्रह के सबसे प्रभावशाली जीव बन गए थे। उनकी आबादी में विस्फोट हुआ और जल्द ही वे हर जगह फैल गए। जंगल, मैदान, दलदल, हर जगह डिनोसॉर्स का राज था। डिनोसॉर्स सिर्फ एक प्रजाति नहीं थी, बल्कि जीवों का एक विशाल समूह था। कुछ डिनोसॉर्स विशालकाय और शक्तिशाली थे, जैसे कि ब्रैकियोसॉरस और टायरानोसॉरस रेक्स। वहीं कुछ डिनोसॉर्स छोटे और फर्टीले थे, जैसे कि वेलोसिराप्टर और कॉम्सोग्नाथुस। हर डिनोसॉर अपने में एक अनोखा जीव था, जो अपनी खासियतों के साथ इस ग्रह पर राज करता था। डिनोसॉर्स ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। इस दौरान उन्होंने खुद को लगातार विकसित किया, नए नए रूप धारण किए और नए नए वातावरणों में खुद को ढाला। उनका शासनकाल पृथ्वी के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था, जो हमें बताता है कि जीवन कितना विविधतापूर्ण और अद्भुत हो सकता है। प्रकृति का नया मोड़, डिनोसॉर्स का शासन और उनके विनाश की और एक सवाल। डिनोसॉर्स का युग पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये विशालकाय जीव, जिन्होंने लाखों वर्षों तक इस ग्रह पर राज किया, आज सिर्फ हमारी कल्पनाओं में जीवित हैं।
लेकिन उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। डिनोसॉर्स का अंत भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि उनका उदय। एक विशाल उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, ये सभी कारक उनके विनाश का कारण बन सकते थे। लेकिन डिनोसॉर्स के अंत ने पृथ्वी पर जीवन के लिए एक नया अध्याय भी लिखा। उनके विलुप्त होने से ममल्स के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अंटा मानव के रूप में विकसित हुए। यह प्रकृति का एक चक्र है जहां अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आज जब हम डायनासोर्स के बारे में जानते हैं तो एक सवाल हमारे मन में बार बार उठता है, क्या हुआ होता अगर डायनासोर्स विलुप्त नहीं हुए होते? क्या आज भी वे इस ग्रह पर राज कर रहे होते? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह हमारी कल्पना को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। डायनासोर्स का इतिहास हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन का सफर कितना अद्भुत और अप्रत्याशित है।